Good morning, class 12th. Beta, we are discussing Indian economy 1950 to 1990, second chapter of Indian economic development. Today we are going to discuss about the Green Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, आपने वर्ड सुना भी होगा, पहले भी 9th-10th क्लास में पढ़ा भी होगा आई थिंक इन हिस्ट्री. तो व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्यों आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या ज़रूरत थी इंडिया को ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करने की, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग हुई थी ना बेटा, वो 1965 में हुई थी. वाई, क्यों? क्योंकि इन 1965 हमारे कंट्री इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान से हो रही थी, और उस टाइम पे हमारा जो इंडिया कंट्री था वो फूड को लेकर सेल्फ सफिशिएंट नहीं था. सेल्फ सफिशिएंट मीन्स कि हमारे यहाँ इतना अनाज नहीं हो पाता था, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था गेहूँ और चावल का, कि जिससे हम अपने भारतीय नागरिकों का पेट भर सकें. मतलब प्रोडक्शन लेवल काफ़ी कम था, लो था. इसलिए हमें यूएसए से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट्स करना पड़ता था, यानी हम वहाँ से गेहूँ और चावल खरीदते थे, तब जाके अपनी कंट्री के, अपने भारतवासियों का पेट भरते थे. जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, तो उस दौरान जो इंडिया पाकिस्तान को सपोर्टिंग कंट्री थी, जो सपोर्ट करती थी, वो यूएसए थी. तो जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो फिर यूएसए ने इंडिया को धमकी दी कि अगर आपने लड़ाई पाकिस्तान के साथ ख़त्म नहीं करी अभी, तो हम आपको फूड सप्लाई बंद कर देंगे, आपको फूड ग्रेन की सप्लाई नहीं देंगे. एट दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज दैट कि हम बहुत भारी गलती कर रहे हैं कि हम यूएसए पे या किसी भी कंट्री पे फूड ग्रेन के लिए डिपेंड हैं. हमें अपने आप को, हमें अपने एग्रीकल्चर को इतना सक्षम बनाना है कि प्रोडक्शन लेवल हमारा फूड ग्रेन का हमें इतना करना है कि हम लोग किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना हो. अगर हम लोग एक्सपोर्ट ना कर सके तो कम से कम इम्पोर्ट्स भी ना करें. तो उस दौरान फिर गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करा, एंड देन वी आर टेकिंग द स्टेप्स टूवर्ड्स द ग्रीन रेवोल्यूशन. तब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ स्टेप्स लिया, और 1966 में जब खरीफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो उस दौरान हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या करा, यूज़ करके प्रोडक्शन लेवल स्टार्ट करना शुरू करा. तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा 1965 में स्टार्ट हुआ था. तो मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़, it refers to the large increase in production of food grains. How? By using high yielding varieties of seeds, HYVs, high yielding variety of seeds. जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करा था, तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन से वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन लेवल. हाउ? बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. जो हमारी कंट्री में पहले बीज यूज़ होते थे, ट्रेडिशनल सीड्स, उनके कंपैरिजन में जो हमारे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स थे, दे आर गिविंग मोर प्रोडक्शन. द ग्रीन रेवोल्यूशन कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोमाइज टू प्रोवाइड मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट. पहले एक सिंगल प्लांट पे जितना प्रोडक्शन होता, उसके कंपैरेटिवली अब हमारा प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. एज अ रिजल्ट, the same price of land would now produce far larger quantities of food grain grains than was possible earlier. पहले हमारा था सेम प्लांट कम प्रोडक्शन करता प्रोड्यूस फूड्स की, अब वही सेम प्लांट हमारा प्रोडक्शन ऑफ लेवल क्या कर रहा है, काफ़ी इंक्रीज़, काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल हाई हो गया था. बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. हाउएवर, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. But इसका एक ड्रॉबैक भी था कि if we are using high yielding variety of seeds in the production of food grains, तो उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए था, plenty of waters, बहुत ज़्यादा पानी. ठीक है, उन फसलों को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए था, साथ में उनके केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करना ज़रूरी था, ताकि हमें रिजल्ट्स बेस्ट से बेस्ट मिल सके. बिकॉज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इस टाइप के सीड्स होते हैं जिन पे पेस्ट अटैक बहुत जल्दी होता है, कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं. तो उससे बचाव करने के लिए वी हैव टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट आर द रीजंस, मेन रीजंस जो थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशंस के, वो क्या थे?
This refers to the large increase in production of food grains resulting from the use of high yielding variety seed especially for wheat and rice. ये जो हमने high yielding variety seeds use करे थे in green revolution, they are mainly used for rice in the production of wheat and rice. The seeds required the use of fertilizers and pesticides in the correct quantity. If we are wanting that if we are want that कि production level should be rise, तो for that we have to use fertilizers, pesticides. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटी. क्यों हमने क्या पढ़ा पीछे कि प्लांटी ऑफ वाटर्स भी रिक्वायर्ड. दैट मीन्स इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर होनी चाहिए इफ़ वी वांट कि प्रोडक्शन लेवल अच्छे से अच्छा हो. तो एज अ रिजल्ट द फर्स्ट फेज़ ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मिड 1960 to 9. 2 फेजेस में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने अपना क्या कह सकते हैं कि उसको जो हमारे चेंजेस हुए थे उसको रिकॉर्ड करा था. तो जो हमारा फर्स्ट फेज़ था वो 1960 का मिड था और 1970 का मिड. उसके बीच में हमने ये देखा कि जो हमारा ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट पड़ा था दैट वाज ओनली इन 3 स्टेट्स, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. फर्दर यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्राइमरी बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली. और इसका बेनिफिट किसको मिला था? जहाँ पर वीट ग्रोइंग, यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता था. और सेकेंड फेज में जो हमारा था वो मिड 70s to मिड 80s का था. इसका हमने फिर देखा कि मोस्टली हमारी जो कंट्री की स्टेट्स हैं वहाँ पर इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करा जाने लगा. फिर द गुड, इसका जो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट शो हुआ था ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस ओनली. एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजप्शन. जितनी हमारी अदर आइटम्स ऑफ कंजप्शन थी उसके कंपैरेटिवली राइस और व्हीट के जो रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए थे. और इसका जो मेन बेनिफिट मिला था वो किसको मिला था? लो इनकम ऑफ ग्रुप. जिनकी इनकम काफ़ी कम थी उन लोगों को इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिला. क्योंकि जिनकी इनकम कम होती है बेटा वो महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना. और जो अमीर लोग हैं उनके लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करता क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि दे कैन ईजिली अफोर्ड द थिंग्स एट द मार्केट प्राइस. बट जनरली हाई प्राइस अफेक्ट द लो इनकम ग्रुप पीपल. तो जब हमारा व्हीट और राइस सस्ता हो गया उसके दाम बहुत ज़्यादा कम हो गए. क्यों कम हो गए? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन लेवल हमारा व्हीट और राइस का काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था. अगर आपको ध्यान हो मार्केट फोर्सेस कि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस में आ जाती है तो उसके रेट्स डिक्रीज़ होते हैं. तो ऐसा ही सेम हमारा व्हीट और राइस के साथ हुआ कि जैसे ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करा, जिस प्लांट पे पहले बहुत कम अनाज होता था आज उसी सेम प्लांट पे अनाज की जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हो चुकी थी. क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं? दे आर गिविंग अस प्रोडक्शन मोर देन द ट्रेडिशनल सीड्स. फाइन. फिर नेक्स्ट हमारा कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करा तो व्हाट आर द रिस्क हमारा क्या था? द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व वाज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क. क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करा था तो उसमें रिस्क भी था. इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स. डिस्पैरिटीज़ मतलब जो गैप बिटवीन द रिचर एंड पुअर फार्मर्स था वो गैप और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा था. कैसे? हाउ? जो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी थी, है ना, उसके जो प्राइजेस थे, जो इनपुट्स थे, दे आर वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे थे. और महंगे इनपुट्स एक स्मॉल फार्मर्स कान अफोर्ड. ठीक है, स्मॉल फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो इसलिए उसकी वजह से क्या हुआ, वो अपने पुराने ढर्रे पर ही खेती कर रहा है, ट्रेडिशनल सीड्स का ही यूज़ कर रहा है जिससे प्रोडक्शन लेवल कम हो रहा है. और जो हमारे रिच फार्मर्स हैं दे आर एबल टू अफोर्ड हाईली कॉस्ट इनपुट्स लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी. और उनका तो प्रोडक्शन लेवल पहले भी ठीक था, उन पे ज़मीन पहले अच्छी थी, अब उन्होंने और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ शुरू कर दी, प्रोडक्शन लेवल और ज़्यादा राइज हो गया, उनको मार्केट से प्रॉफिट अच्छा मिलने लगा. तो दे बिकम मोर रिच. पुअर सेक्शंस तो वही हैं बट रिचर सेक्शन बिकम मोर रिच. तो गैप बिटवीन द रिचर एंड पुअर सेक्शन क्या हो रहा था इन द फार्मर्स? इट वॉज इंक्रीज्ड. ठीक है. फिर फॉर्चुनेटली दिस फियर्स डिड नॉट कम ट्रू बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय. लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो हम ये डर रहे थे कि भाई पुअर किसान और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, रिचर सेक्शन और ज़्यादा रिच हो जाएगा, पर कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने भी लिए फॉर जो हमारी बात ऊपर सोच रहे हैं उसको कम ट्रू ना हो पाए. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, फार्मर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर, लोन प्रोवाइड शुरू कर दिया एट द लो रेट का. फार्मर्स को कहा गया, स्मॉल फार्मर्स को, कि आप गवर्नमेंट आपको उधार दे रही है बहुत ही कम ब्याज पर, आप उस उधार को लीजिए और जो जो आपको इनपुट्स चाहिए
उससे उस पैसे से आप अपना इनपुट्स परचेज करिए। द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बीइंग रून्ड व्हेन पेस्ट अटैक देयर क्रॉप वाज कंसिडर्ड रिड्यूस द सर्विसेज रेंडेड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर जब फार्मर्स ने पता लगा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स तो ले लिया, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, अब उन पे इतना पैसा नहीं है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सके, तो उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दी। ठीक है, खेती भी हो रही है, फसल भी खड़ी हो गई, पर उन पे पेस्ट अटैक हो गया। अब पेस्ट अटैक के लिए फिर दोबारा पैसे चाहिए, तो हर बार तो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, तो इससे उनकी फसल बेकार, यानी फसल से कमाया भी नहीं, खर्चा हो गया, सो अलग नाउ कैसे वो क्या करेंगे, कैसे उस चीज़ को पूरा करेंगे, कैसे गवर्नमेंट का लोन वापस करेंगे। ठीक, तो दीज आर द रिस्क अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर एक कन्वर्सेशन हुआ अमंग द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना था कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करने के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। बट कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना था कि सब्सिडीज़ अगर हम हर बार ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे फार्मर्स को, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वॉज लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय द फार्मर्स। बहुत रिस्की था फार्मर्स के लिए, बिकॉज सो इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडीज़। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी दी, बट देयर वॉज सम डिस्कशन अगेंस्ट द फेवर एंड द अगेंस्ट। फेवर में क्या था कि गवर्नमेंट, जो इकोनॉमिस्ट फेवर में थे, उनका कहना था कि गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू द एग्रीकल्चर सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यू टू बी रिस्की बिजनेस। गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ रोकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि जो फार्मिंग बिजनेस है वो रिस्की है, कभी फसल अच्छी होती है, कभी नहीं हो पाती। जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है हमारे इंडिया के अंदर, वो कौन से हैं? पुअर फार्मर्स की, इसलिए उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगे इनपुट्स को अफोर्ड कर सके। फिर एलिमिनेटिंग सब्सिडीज़ विल इंक्रीज द इनकम इनक्वालिटी। अगर हम सब्सिडीज़ हटा देते हैं तो इससे इनइक्वालिटीज़ इन इनकम बढ़ती है, रिचर सेक्शन तो रिच हो जाएगा बट पुअर सेक्शन बिकम मोर पुअर। अब जो इस सब्सिडीज़ के अगेंस्ट में थे, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज़ वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी थी ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, और जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी तो उनको प्रॉफिट भी हुआ, तो वो प्रॉफिट उनको सेव करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ कर सके। और अगर हर बार भाई एक बार लोन दे दिया, दो बार लोन दे दिया, अगर हर बार गवर्नमेंट लोन देकर ही सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती रहेगी या आपको हर बार सस्ते दामों पर ही गुड्स प्रोवाइड करेगी, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेगी, तो फिर आप तो उस चीज़ के आदी हो जाएंगे, कभी भी अपने पास से पैसा लगाना पसंद ही नहीं करेंगे। और दूसरा, सब्सिडीज़ जब बार बार गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उससे गवर्नमेंट का क्या होता है, अननेसेसरली जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो राइज अप होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन था जिसको हमने डिस्कस करा आपके साथ। थैंक यू क्लास।